व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन? सब OH माइनस आयन रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे बेसिस में आपको कॉमन मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम बताए थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो वाटर के अंदर इजीली OH माइनस आयन रिलीज कर दें, ठीक है, और बहुत जल्दी आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। वीक बेसिस क्या होता है? जो इजीली आयनाइज नहीं होते, जो इजीली OH माइनस आयन रिलीज नहीं करते। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हमने पढ़ लिया था। बिटर टेस्ट होता है, सोपी टू टच होता है, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस होता है, और बेस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है ना, ये हम करेंगे। वैसे तो ये फिलहाल हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ठीक है। बेस तो जो है वो रिएक्ट कर रहा है कुछ मेटल के साथ, और जब भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाएगा। डन। तो हमारे पास जब भी मेटल रिएक्ट करेगा या बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो जब भी बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, इन दैट केस, एक मिनट, जब भी बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। तो जैसे हमारे पास मान लो एक जिंक मेटल है, जिंक मेटल के साथ मैंने NaOH डाल दिया, एक्वस NaOH, मतलब पानी के अंदर पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया था। एक्टिविटी ये वाली भी अपन करके देखेंगे यहीं पे, ठीक है। और जब भी ये एक्टिविटी होगी तो क्या बनाएगा बेटा? ZnOH, क्या बनाएगा बेटा? ये अपने पास बनाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा बेटा? सोडियम जिंकेट। तो ये बनाएगा Na2ZnO2। ये बोलता है हमारे पास क्या? सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या बनेगा बेटा हमारे पास? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन के साथ जिंक कर रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया है। देन इसका रिएक्शन मैंने कराया है जिंक मेटल के साथ, जिंक सॉलिड के साथ, हाँ, जिंक डस्ट ले लो, जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लो, छोटे छोटे टुकड़े ले लो, ठीक है। उसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट, और साथ में बनाएगा क्या बेटा अपने पास? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगी? जब भी हाइड्रोजन गैस को, एक फ्लेमेबल गैस होती है, उसको जब भी हम जलाते हैं तो उसके साथ एक पॉप का साउंड आता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है ये आप रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो, मतलब आप एक पर्ची में लिख लेना कहाँ पे क्या क्या आपने ऑब्जर्वेशन देखा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेटल है, मेटल जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है या एल्केली के साथ, क्योंकि बेस का एक्वस सॉल्यूशन है, बेस का एक्वस सॉल्यूशन को एल्केली बोलते हैं, कल पढ़ाया था ये। रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा? सोडियम जिंकेट, दैट इज काइंड ऑफ सॉल्ट, दैट इज काइंड ऑफ सॉल्ट। ये क्या नाम है बेटा सॉल्ट का? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक प्रकार का सॉल्ट है, और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा? रिलीज हो जाएगी। डन। चलो, जब भी बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, अब ये तो पहले से भी पता है, बेस अगर रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होती है, तो एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? जैसे एसिड है, एसिड अगर रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो वो बनाएगा भाई सॉल्ट, प्लस साथ में क्या बनाएगा? वाटर, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एसिड है दैट इज कॉल्ड HCl, इजीली रिएक्शन करेगा NaOH बेस के साथ, बनाएगा सॉल्ट मतलब NaCl, और साथ में क्या बनाएगा बेटा? वाटर बनाएगा। ये प्रोसेस में ढेर सारी हीट निकलती है, ज्यादा कुछ बनाने के लिए है नहीं, आप दूसरे एसिड ले सकते हो। जैसे आपके पास H2SO4 है, ये H2SO4 को आप NaOH नहीं तो KOH के साथ रिएक्शन करा लो, CaOH के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा लो, आपको जिसके साथ रिएक्शन कराना है उसके साथ करा लो। जैसे चलो मैंने एग्जांपल मान लिया, मैंने CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन मैंने कराया। डन। अब क्या बनाएगा? देखो कैल्शियम जो है ये रिएक्शन कर लेगा सल्फेट के साथ, तो कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2, सल्फेट की वैलेंसी हो गई 2, 2 से 2 काट दिया, कितना बचेगा? 1 का इंटू कैल्शियम में और 1 का इंटू SO4 में, क्या बनाएगा बेटा? CaSO4, और साथ में हमारे पास ये Ca के साथ SO4 चला गया, ये H2 और ये मिलके क्या बना देगा बेटा? वाटर। क्या बना देगा बेटा? वाटर। अब इसको बैलेंस करो तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन में यहाँ 2 लगा देता हूँ, बैलेंस हो गया। मेरे ख्याल में कुछ और बैलेंस करना नहीं है इसमें। डन। तो ये हमारे पास कितना है? 4 और 2 6, तो 4 और 2 6, तो लाइट जमा कर रहा है। तो यही मैं कहने वाला था, लाइट चमक रहा है। आपसे पहले मैंने बोल दिया वही तो। मेरा साहब
चलो अगले आंख में गया कुछ। चलो बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया? CO2 कार्बन है नॉन मेटल, ऑक्सीजन साथ में, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा तो उसे हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड कहते हैं। तो जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस मैंने मान लिया बेस, दैट इज NaOH। एक सब्सटेंस मैंने मान लिया कि बेटा बेस है ना, मैंने मान लिया NaOH, और इसका रिएक्शन मैंने किससे करा दिया बेटा? इसका रिएक्शन मैंने करा दिया यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन करा। किसी रिएक्शन कराना है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराना है। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सबसे पहले तो वाटर बना दो, यहाँ पे H2O निकल गया, और साथ में क्या बना लेगा? साथ में बना लेगा Na2CO3। क्या बनाएगा बेटा? Na2CO3। चलो ठीक है। तो मेरे पास बेस है, बेस जैसे मान लिया मैंने NaOH। इस NaOH का अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये बनाएगा Na2CO3, और साथ में बनाएगा वाटर। साथ में क्या बनाएगा बेटा? वाटर बनाएगा। बैलेंस करो इसको, बैलेंस करो बेटा इसको। हाँ बैलेंस करो इसको। कितना है सोडियम? 2, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन कितना है? 2, हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 और 2 4, तो 3 और 1 4 आ रहा है। डन, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे आप और भी कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप और कंपाउंड भी बना सकते हो। बैलेंस है बेटा 4 है ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, 3 और 1 4। चलो डन, समझ में आ गया। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराया है। क्या बनाया इसने? सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वो मतलब इसमें 10 मोल वाटर लगाएंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। और ये क्या बनाया बेटा? साथ में वाटर बनाया है। क्लियर हो गया? चलो जिसके साथ ऑक्साइड लगा रहता है वो नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, जैसे इधर मेटल है Mg के साथ O ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेटलिक ऑक्साइड कहलाएगा। और जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक मेटल है, ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड नॉन मेटल नहीं, ये तो मेटल है ना, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्यों हुआ? ये तो मेटलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या? नॉन मेटल लेना पड़ेगा ना। नॉन मेटल क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाए। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन आ जाए। नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और मेरे पास अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन आएगा तो ये मेटलिक ऑक्साइड है। सुनो, मेटलिक ऑक्साइड जो होता है, ये तो जिंक ऑक्साइड है, ये तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं जैसे Na2O, ये मेटलिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? ये सारे के सारे बेसिक होता है। और ये भाई अपना क्या होता है? एसिडिक। तो जी एसिड है, अगर ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर तो बना ही लेगा, है ना। ये बता दूंगा अभी, याद करा दूंगा। यूज ऑफ बेसिस क्या है? बेकिंग सोडा के लिए काम में आता है। बेकिंग सोडा तो पता है ना, केक में डालते बेकिंग सोडा, ठीक है। अमोनिया फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, पहले भी बताया था, बेस होता है। इसके पास OH- आयन नहीं है तो भी ये बेस है, क्योंकि पानी में इसको ऐड करेंगे अमोनिया को तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और पानी में OH- आयन रिलीज कर सकता है। इसके बाद सोप पता ही सबको, और ये बोरेक्स है ना, ये भी एक प्रकार का मतलब वॉशिंग पाउडर में आता है, ठीक है। चलो क्या क्या एक्टिविटी क्या क्या यूज है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रायन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर जो घर में ब्लीच करने के लिए, कपड़े ब्लीच करने के लिए आते हैं, जो फेशियल ब्लीचिंग कराते हैं फेस पे, वो भी वही ब्लीचिंग पाउडर। 2 प्रकार के ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, एक जो परमानेंट कलर को निकाल देता है, एक जो टेम्परेरी कलर को निकालता है। जो फेस वाला ब्लीच कराते हैं या कपड़ों के लिए जो कभी कभी ब्लीच हम यूज करते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर टेम्परेरी होता है और कुछ परमानेंट भी होता है, कुछ परमानेंट भी होता है, ठीक है। जो फेस पे यूज करते हैं परमानेंट वाले मतलब वाइट कर देंगे, व्हाइट कर दे, हाँ कह सकते हो। क्या व्हाइट कलर दिखता है आखिरी में, व्हाइट नहीं करता, वो कलरलेस कर देता है। जो भी कलर आप पे आप लगाओगे वो कलर को निकाल देगा। जैसे एक केस दिखा था मैंने, उसमें क्लाइंट पेट्रोल अरे वो सिल्वर कलर नहीं लगा देता।
अरे यार तारक मैं तो देख रहे क्या है बच्चे। बेटा थोड़ा चैनल चेंज करो, थोड़ा सा पहले आ जाओ। हाँ मैंने उसमें देखा था क्राइम पेट्रोल में, पता नहीं मुझे ना क्राइम पेट्रोल बहुत एक नंबर लगता प्रोग्राम। उसमें ना एक किसी का मर्डर कर दिया था, थोड़ी घातक कहानियां सुनो क्या है ये सब। जेठालाल ठीक है, वो मर्डर कर देता है किसी का, तो रूम में ब्लड बहुत सारा फैल जाता है, ठीक है, तो ब्लड को साफ करने के लिए लोग ब्लीचिंग पाउडर लाता है, ब्लीचिंग पाउडर लगा देंगे तो खून का जो भी कलर है वो सारा निकल जाए। समझ में? ब्लीचिंग पाउडर कलर निकालने के लिए काम करता है। जो रेड कलर रहेगा वो जैसे मान लो कहीं रेड कलर बहुत ज्यादा फैल गया है खून का, अब वो निकल नहीं रहा, टाइल्स पे धोने में समय लगेगा या कुछ भी है, नहीं साफ हो रहा, ब्लीचिंग पाउडर डाल दो उसका कलर बदल जाएगा, जो खून का कलर रेड ओवल वो अलग हो जाएगा, या हो सकता है खून वहां से निकल जाए जो भी है। तो वहां पे मतलब अब ऐसा नहीं ना कि खून करके देख लो, हाँ खुद का हाथ खा के गिराओ 2-4 बूंदे ब्लीचिंग पाउडर डाल के देख लेना। घर में रिन आता ना, रिन का ब्लीचिंग पाउडर भी आता है, वो कहते हैं आल्टा कहते हैं उसको हिंदी में, आल्टा कहते हैं कि कुछ कहते हैं ऐसे ही। वो क्या करता है जैसे मान लो कहीं शर्ट में रेड कलर का इंक गिर गया है, तो रेड कलर के इंक को हटाने के लिए, पेन नहीं लीक हो जाता किसी किसी का, उस कलर को हटाने के लिए भी वो यूज करते हैं, वो हिंदी में कुछ और कहते हैं उसे, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। तो हाँ इजी भी, वो भी एक प्रकार का ब्लीचिंग पाउडर है। वो ब्लीचिंग पाउडर स्वेटर्स के लिए होता है, वुलन क्लॉथ्स के लिए होता है, वो वाला है ना जो तुम कह रहे हो, वो वुलन के लिए होता है। हाँ रेन का भी आता है ब्लीचिंग पाउडर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज एज एन एंटाइसिड, एंटाइसिड समझ में आता है, तो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए टैबलेट्स या इनो हम खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसे, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डाइजीन में भी आता है, वो पिंक कलर का डाइजीन रहता है, हरे कलर का डाइजीन रहता है, उसमें ये सब रहता है, ठीक है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर की हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। डन। इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज एज अ बेकिंग सोडा, किसमें यूज करते हैं बेटा, केक में यूज करते हैं, ठीक है। और एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी वो यूज होता है। डन, क्लियर हो गया। तो ये यूज के बेसिस के ज्यादा कुछ लिखना नहीं है उसमें से। हाँ अब आया टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम बेसिकली जानते हैं पीएच स्केल से, ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है एनीवन, जिसको पहले से बताओ भैया, वो उसकी स्केल मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, ये बता भैया। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हम पीएच स्केल में बेसिकली हाइड्रोजन की पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पीएच स्केल में बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 14 तक होते हैं, और जो 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल का होता है। 7 से कम जितने भी नंबर होते हैं वो सारे एसिडिटी को दिखाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखाते हैं हाइड्रोजन की, और 7 के बाद वाले जितने हैं वो हाइड्रोजन की मतलब ये जो कंपाउंड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन जो OH है उसके बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सो व्हाट इज बेसिकली, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पीएच, अगर कोई बोल दे आपसे कि व्हाट इज पीएच, तो लिख के मत आ जाना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये मत लिख के आ जाना। क्या लिखेंगे, द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ, ठीक है, द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। व्हाट इज पीएच, पीएच मे बी डिफाइंड एज, pH may be defined as the negative मतलब माइनस log, है ना। ये log एक प्रकार का मैथमेटिक्स में आता है, जिसमें हम log को अलग से पढ़ते हैं, 3 या 4 फॉर्मूले होते हैं, log की टेबल होती है, जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, है ना, जैसे अभी आगे चल के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, उसी तरीके से log भी होता है। भैया ये क्या होता है पीएच का, वही बता रहा था, ठीक है। पीएच क्या होता है बेटा, पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। अभी एक बात समझना, जब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ना, देखो लॉग में क्या होता है कि अगर आपने लिखा है जैसे log 2, ऐसा मान लो, ऐसा लिखा है log 2, और ये log 2 का वैल्यू आगे लिखा है माइनस, इस log 2 को अगर मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा log 1/2, समझना है, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, log 1/2। अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो नेगेटिव का क्या हो जाता है, पॉजिटिव, log के फॉर्मूले रूल में आता है, ठीक है। तो यह एक बात, अगर मैं यहाँ पे इसको ठीक से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, pH इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस अगर मुझे हटाना है, अगर ये माइनस मुझे हटाना है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा इसको, माइनस साइन अगर मुझे हटाना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, क्या करूंगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो log 1/H प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा H प्लस। अगर एक मिनट है ना, अगर मैं log हटा दूं,
अगर मैं लॉग हटा दूं तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो मेरे पास सुनो, पीएच किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, H प्लस आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब संदर्भ प्रसंग अर्थ बता देता हूँ। ये यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि जो जितना ज्यादा H प्लस आयन अगर आपके पास होगा पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। मतलब सुनो, एक बीकर है, उसमें आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, इजीली H प्लस आयन रिलीज कर देता है। इजीली अगर H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, पीएच अगर इजीली H प्लस आयन रिलीज कर दे रहा है, समझ में आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर इस बीकर के अंदर H प्लस आयन की जो क्वांटिटी है वो बहुत सारी हो जाएगी। अगर H प्लस आयन बहुत सारे हो गए, अगर H प्लस आयन बहुत सारे हो गए, ठीक है, देखो 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.1। तो आपके पास यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे पीएच का वैल्यू उतना कम होगा। हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे पीएच का वैल्यू क्या होगा बेटा, उतना ही कम होगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच नंबर उतना ही कम होगा। इसीलिए पीएच स्केल में आप कभी भी देखना कि आपको 0, 1, 2 इतने पे ही स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन की। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, H प्लस आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डन, समझ में आ गया। चलो, तो हमारे पास व्हाट इज पीएच, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम या लॉग वैल्यू ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। नेगेटिव कोट आना तो 1/h आ जाएगा, और ये लॉग अगर हटाया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। मतलब हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे, ज्यादा H प्लस आयन आप कहां से लेके आओगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H प्लस आयन उतना ज्यादा होगा। आप 1 को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, सोचो कि 10 से कर रहे थे, मान लो H प्लस आयन बढ़ गया तो आप 100 से डिवाइड करोगे। मान लो ये 1 100 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आएगा, 0.01। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना छोटा वैल्यू, उतना छोटा पीएच होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना वैल्यू क्या रहेगा, पीएच का छोटा वैल्यू रहेगा। पीएच का जितना छोटा वैल्यू रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इतना समझ लो। पीएच का वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा बड़ा वो क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। डन, समझ में आया। पीएच का वैल्यू 14 है, स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच का वैल्यू 1, 2 है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गया। तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इन अ पीएच स्केल, जो वाटर है वो स्लाइटली आयनाइज हो जाता है इनटू H प्लस आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जो पानी है वो इजीली H प्लस आयन और OH माइनस आयन बना लेता है। इन प्योर वाटर के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन का, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल। पानी के अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर बराबर होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल कहते हैं। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन उसी में मान लो अगर आपने एसिड ऐड कर दिया तो आपके पास पानी में H प्लस आयन तो पहले से पड़ा था, एसिड डाला तो H प्लस आयन और बढ़ गए, तो भाई वो एसिड हुआ ना। अगर उसी में मान लो आपके पास पानी था, पानी में H प्लस आयन भी होता है और OH माइनस आयन भी होता है, उसमें आपने बेस डाल दिया, बेस डाला तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, पानी में तो पहले से OH है। बेस डाला तो OH और बढ़ गया, तो OH की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। जैसे ही OH की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। समझ में आया बेटा, वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। डन, क्लियर हो गया। चलो, तो मेरे पास जितने भी सब्सटेंस हैं वो या तो एसिडिक होंगे या तो बेसिक होंगे, और वो किसी टर्म पे एसिडिक बेसिक होंगे, अपने H प्लस आयन और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन पे। H प्लस आयन जितना ज्यादा होगा पीएच वैल्यू उतना कम हो जाएगा। जैसे पीएच वैल्यू कम होगा हमारे पास वो सब्सटेंस एसिडिक हो जाएगा। और यही अगर मैं OH माइनस की बात करूं तो उल्टा रहेगा, जितने OH आयन ज्यादा रहेंगे, OH आयन जितने ज्यादा रहेंगे पीएच वैल्यू उतना बड़ा आएगा, वो उतना बड़ा बेस होगा। डन, समझ में आ गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द वाटर, hence when an acid is added to the water the concentration of hydrogen ion increases, जो भी मैंने आपको बता दिया। H प्लस आयन का जैसे बढ़ेगा जैसे जैसे H प्लस आयन बढ़ेगा वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा बेटा, एसिडिक इन नेचर आएगा। एसिडिक सॉल्यूशन excess हाइड्रोजन आयन, प्लीज नोट दैट एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयन। एसिडिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोक्साइड आयन रहता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी कम होती है, H प्लस आयन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। डन, समझ में आ गया। ऐसा चलो, तो H प्लस आयन ज्यादा है इसलिए वो एसिडिक माना जाएगा। OH माइनस आयन भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन OH माइनस आयन वहां पे कम है। बेस में इसका उल्टा होगा, आप जैसे बेस डालोगे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसलिए वो सब्सटेंस को बेसिक बोलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि उस सब्सटेंस के अंदर H प्लस आयन नहीं है, H प्लस आयन भी वहां पे है, लेकिन बेस के कंपैरिजन मतलब OH माइनस आयन के कंपैरिजन में
वहां पे H प्लस आयन बहुत कम क्वांटिटी में है, इसलिए वो सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस है। डन। यहाँ पे ये अपने को स्केल बना के दे दिया है, मैं समझा दे रहा हूँ अपने टर्म्स में। पहले जो पीएच स्केल है वो लगभग बेटा 0 से स्टार्ट होगा और 14 तक जाएगा। डन। इसके बाद जो बीच वाला टर्म आता है इनके, वो कितना आता है बेटा 7। ठीक है, ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और अगर ये जो 7 है ना, 7 वाला बेटा न्यूट्रल कहलाता है। 7 वाला क्या कहलाता है बेटा? न्यूट्रल कहलाता है ना। इसमें क्योंकि H प्लस आयन, क्योंकि इसमें वाटर होता है। वाटर कैसे बनता है? H प्लस और OH माइनस से बनता है ना। यहाँ पे ये वाटर बन गया, यहाँ पे H प्लस और OH दोनों आयन जो होते हैं वो बराबर क्वांटिटी में होते हैं। डन। यहाँ पे H प्लस और OH दोनों आयन क्या होते हैं बेटा? बराबर क्वांटिटी में होते हैं। और यहाँ पे एक आता है अपने पास क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl KOH। इन सबका पीएच कितना, सॉरी KCl होगा। इन सबका पीएच कितना होता है बेटा? इन सबका पीएच हमारे पास, इन सबका पीएच कितना होता है बेटा? हमारे पास 7 होता है। इन सबका पीएच कितना होता है बेटा? हमारे पास 7 होता है KCl। इन सबका पीएच कितना है बेटा? इन सभी सब्सटेंस का पीएच हमारे पास 7 है। इसका और ये जितना वाटर है इसका भी पीएच जैसा कैसा बेटा? हमारे पास 7 है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जैसे जैसे आप 1 की तरफ या 0 की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। डन। यहाँ से 7 से लेके अगर आप 0 तक जाओगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, वैसे वैसे सब्सटेंस एसिडिक हो जाएगा। मतलब अगर आप 0 से लेके 2 3 तक हो, तो यहाँ पे आपको सारे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। कैसे एसिड मिलेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 और आपको क्या मिल जाएगा बेटा? HNO3। लेकिन जैसे जैसे आप 3 से लेके 7 के बीच में, मतलब 7 के पास जाते जाओगे, यहाँ पे सारे एसिड कैसे हो जाएंगे बेटा? वीक एसिड हो जाएंगे। वीक एसिड हो जाएंगे। और वीक एसिड में क्या क्या आता है बेटा हमारे पास? वीक एसिड में हमारे पास, एक मिनट ना, वीक एसिड में हमारे पास क्या आता है बेटा? HCOOH। वीक एसिड में हमारे पास क्या होता है? H2CO3 आता है। वीक एसिड में CH3COOH आता है। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? वीक एसिड होते हैं। देन इधर 7 से जब आप आगे जाते हो 14 की तरफ, तो आप जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ बढ़ते हो तो 11 तक आपको वीक बेसिस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? वीक बेसिस मिलेंगे। क्या क्या मिल जाएगा वीक बेस में आपको? जैसे आपके पास आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस एक प्रकार का है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है। डन। और वीक बेस में आपको क्या मिल जाएगा बेटा? वीक बेस में आपके पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल आपने मान लिया Na2CO3। ठीक है, ये 10-11 तक आपके पास ये सारे आ जाते हैं। ये सब वीक बेसिस है। डन। क्लियर हो गया? लेकिन वही अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कहाँ आएंगे बेटा? 11 से 14 के बीच में KOH NaOH, ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो जैसे आप 14 के पास तक जाते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलता है। कैसे बेसिस मिलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलते हैं। डन। समझ में आ गया? तो ये देखो आप पीएच इसके लिए यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एंड में स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, नंबर दिया हुआ 0 से लेके 14 के बीच में। दीज वैल्यूज, ये स्टार्टिंग वाले सारे एसिडिक हैं, ये बेसिक है, बीच में न्यूट्रल आता है। डन। क्लियर हो गया? तो फिर से बता दे रहा हूँ पीएच क्या होता है। पीएच इज नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ H प्लस आयन। वी कैन से इट एज pH is inversely proportional to H plus ion. pH is inversely proportional to H plus ion. So as H plus ions are there, जितने ज्यादा H plus ion हमारे पास रहेंगे उतना ज्यादा pH वैल्यू कम होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो H plus ion देखो, H plus ion अगर मोर है, अगर ज्यादा है तो pH क्या रहेगा बेटा? pH लेस रहेगा। pH अगर कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर सुनो H plus ion लेस है, H प्लस आयन अगर लेस है तो pH ज्यादा होगा, pH मोर होगा, और pH अगर ज्यादा है तो वो वीक एसिड कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। डन। क्लियर हो गया बेटा? सो ये हमारे पास एक छोटा सा थ्योरी है pH को लेकर। डन। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स हम मिला देता है।
अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है, अपने पास रखा है, दिखा दूंगा। ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है, वो पीएच स्केल की तरह आप समझो, पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को पता करने के लिए काम में आते हैं। देखो एक चीज समझाता हूँ, मान लो एक वीक एसिड है, लिटमस पेपर क्या करेगा? ब्लू से रेड कर देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो भी ब्लू से रेड कर देगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाएगा। अगर आपके पास वीक बेस है तो भी वो रेड से ब्लू हो जाएगा। तो लिटमस जो होता है ना, वो ये सिर्फ ये बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। फेनोल्फथालीन आपने डाला, बेस स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पिंक कलर दे देगा वो। तो डन। तो आपको उससे ये नहीं पता चल रहा ना कि सब्सटेंस एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना है स्ट्रॉन्ग? इसका पीएच 0 है या 1 है? 1 है या 2 है या 3 है? बेस है तो इसका पीएच 11 रहेगा या 12? ये कौन बताता है हमें? ये हमें पीएच स्केल बताता है। पीएच स्केल कैसे बताएगा? उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर में ढेर सारे इंडिकेटर मिला देते हैं। मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, फेनोल्फथालीन डाल दिया, ऐसे ढेर सारे इंडिकेटर हमने उसके अंदर मिला के एक सब्सटेंस बनाया जो कि ग्रीन कलर का बन गया। मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर या बहुत सारे केमिकल उसके अंदर डलते हैं। एक ग्रीन कलर का एक लिक्विड बनके तैयार हो जाता है। वो ग्रीन कलर के लिक्विड को आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स रख लो। एसिड रख लिया, एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रखा, कोई वीक एसिड रखा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस रखा, कोई वीक बेस रखा, अलग अलग बने रख लिया। अब जैसे अलग अलग सब्सटेंस आप रखोगे तो वो अलग अलग कलर शो करेगा। वो डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या करेगा बेटा? शो करेगा। अब मैं तुम्हें कलर बता दूं। जैसे हमारे पास पीएच रेंज कितना होता है? 0 से लेके 14 तक का पीएच रेंज होता है। जब भी पीएच रेंज की आप बात करोगे तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 एंड 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सुनो यहाँ पे हमारे पास सुनो, अगर मेरे पास कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में पीएच कितना होगा? 0 से लेके 3 के बीच में। इस कंडीशन में जो मेरा, अगर मैंने इंडिकेटर डाला उस एसिड के अंदर, मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर जैसे ही मैंने इंडिकेटर को डाला तो वो कौन सा कलर देगा बेटा मुझे? वो रेड कलर देगा। मतलब कोई अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बीकर में लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, और उसमें मैंने अगर कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाया, तो उस कंडीशन में 0 से लेके 1 के पीएच में, 0 से लेके 1 के पीएच में मुझे कौन सा कलर देगा बेटा? वो 0 1 2 3 यहां तक की रेंज में वो मुझे कौन सा कलर देगा बेटा? मुझे रेड कलर देगा। कौन सा एसिड देगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मेरे पास जितने भी वीक एसिड्स हैं, ठीक है, वो कौन सा कलर देंगे बेटा? वो मुझे ऑरेंज कलर देंगे। कौन सा कलर देंगे बेटा? वो ऑरेंज कलर देंगे। तो जैसे मेरे पास जो रेंज है ना, अगर मैं उसको यूज करता हूँ 3 से लेके 5 तक या 3 से लेके 4 5 तक इतने भी यूज कर लूंगा, तो मुझे कैसा कलर देंगे बेटा? ऑरेंज कलर देंगे। कैसा कलर देंगे बेटा? ऑरेंज कलर देंगे। डन। तो पीएच 5 तक, 5 की रेंज तक मेरे पास कौन सा कलर आएगा? 5 की रेंज तक 4 5 में कौन सा कलर आएगा बेटा? ऑरेंज कलर आएगा। अब आगे अगर मैं 5 से 6 के बीच में जाता हूं तो मुझे कौन सा कलर मिलेगा? येलो। कौन सा कलर मिलेगा बेटा? येलो कलर मिलेगा। 5 से 6 तक मुझे कौन सा कलर मिल जाएगा? येलो। मेरे पास जैसे ही मैं मान लो एक वाटर लिया, सॉल्ट लिया कोई सा, अगर उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालूंगा तो मुझे कौन सा कलर देगा बेटा? वो मुझे लाइट ग्रीन कलर देगा। 6 से लेके 8 तक की रेंज में मुझे कौन सा कलर मिलेगा बेटा? लाइट ग्रीन कलर। 6 से 8 तक की रेंज में लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, मुझे लाइट ग्रीन कलर देगा। पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर लाइट ग्रीन। अब 8 से लेके 10 तक में कौन सा रेंज आ जाएगा बेटा मेरे पास? डार्क ग्रीन। 8 से लेके 10 तक क्या आ जाएगा बेटा? डार्क ग्रीन। 8 से 10 तक क्या आ जाएगा बेटा? 8 से 10 के पीएच में डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा। डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा। डन, समझ में आ गया? अब इसके बाद जब भी मेरे पास पीएच की रेंज आएगी 10 से 12 तो कलर आ जाएगा लाइट ब्लू। कलर क्या आ जाएगा बेटा? लाइट ब्लू कलर आ जाएगा इस रेंज में। 10 से 12 के बीच में लाइट ब्लू कलर आ जाएगा। और जब भी मेरे पास 12 से लेके 14 तक की रेंज आएगी तो उसमें मेरे पास डार्क ब्लू या उसी को वॉयलेट कलर जो कह लो आप, ठीक है, वो मेरे पास कलर आ जाएगा। वॉयलेट कलर या डार्क ब्लू कलर आ जाएगा। डन, समझ में आ गया बेटा? आखिरी वाले में मेरे पास क्या आ जाएगा? डार्क ब्लू कलर आ जाएगा, या वॉयलेट कलर जो आपको कहना वो आप कह सकते हो। डन। तो ये हमारे पास रेंज है। क्या हो गया?
ये हमारे पास रेंज है। डन, समझ में आ गया बेटा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो डिफरेंट एसिड या बेसिस के साथ मिलता है और हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रेड, वीक एसिड पे आओगे थोड़ा सा ऑरेंज और येलो पे आ जाओगे। पीएच रेंज अगर 6 से लेके 8 के बीच में है, ठीक है, तो लाइट ग्रीन। फिर हल्के से बेसिक पे आ रहे हो तो वो अपने को डार्क ग्रीन कलर देगा। फिर उसके बाद कलर आ जाता है लाइट ब्लू, देन आखिरी में आ जाता है अपने पास डार्क ब्लू कलर। डन, क्लियर हो गया। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये इनने कलर लिख के बताया है कि डार्क रेड, रेड 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 ऑरेंज ऑरेंज, फिर ये ऑरेंज येलो, फिर ग्रीनिश येलो, है ना। इनने बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया है, ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, ब्लू कलर, नेवी ब्लू, पर्पल। ये वैलिडिटी तो इतना कौन स्पेसिफिक कलर बता रहा, बिल्कुल एकदम। चलो ये इनने एसिड का रेंज भी बता दिया, पूरा का पूरा रेंज है, ठीक है, नीचे इनने बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करके देखो क्या बोल रहा है। द पीएच वैल्यू ऑफ 6 सॉल्यूशंस, ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक ये अपने को दिया हुआ 0। किसी का भी पीएच अगर 0 है तो कौन सा कलर आएगा? कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा, डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड कलर आएगा। किसी का पीएच 11 है, कौन सा? लाइट ब्लू कलर। किसी का पीएच अगर 6 है, लाइट ग्रीन। किसी का पीएच अगर 3 है, रेड से ऑरेंज के बीच में, लाइट रेड या ऑरेंज के बीच में, लाइट रेड या ऑरेंज के बीच में, रेड ही होगा वैसे तो। 13 कितना क्या? डार्क ब्लू या पर्पल वॉयलेट, जो भी कह रहे थे, ठीक है, वॉयलेट लिखा था उसमें तो वॉयलेट। किसी का पीएच 8 है तो ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर या डार्क ग्रीन कलर जो लिखना, डार्क ग्रीन कलर को देगा। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारे पास पीएच के कलर आ गए, है ना। तो रेंज आप कैसे याद करोगे? रेड, डार्क रेड, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन, उसके बाद लाइट ब्लू और डार्क ब्लू या वायलेट ब्लू, आप कहना चाहो। डन, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद सेपरेट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना है। हैविंग पीएच वैल्यू अबव 7, इनमें से किसका पीएच वैल्यू अबव 7 है? दोज हाउ डू दीज इन्फ्लुएंस लिटमस पेपर, कैसे ये लिटमस पेपर को चेंज करते हैं, ठीक है। किसका पीएच 7 से ऊपर है, किसका पीएच 7 से नीचे, पहले तो उसको सेपरेट कर लो। तो बिलो 7, बिलो 7 सारे एसिड आ जाएंगे और अबव 7 सारे बेस आ जाएंगे। तो एसिड लिख लो पहले सारे एसिड लिख लो, फिर सारे क्या लिख लेंगे बेटा? बेस लिख लेंगे हम, ठीक है। पहले सारे एसिड लिख लेते हैं। चलो सारे एसिड कौन कौन से हैं? लेमन सारे एसिड है, विनेगर, फिर स्टमक जूस, स्टमक में एसिड होता है, टूथपेस्ट और वॉशिंग सोडा, टूथपेस्ट में भी बेस होता है, टूथपेस्ट में भी बेस होता है, और वॉशिंग सोडा है ना, वो बेसिक है बेटा, सॉल्ट है लेकिन वो बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास सुनो, ये लेमन, विनेगर, ये सब क्या करेंगे? ये बेटा ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। और ये टूथपेस्ट, ये सब क्या है? बेस है, तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। डन, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में पीएच का कैसे इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो हमें देखना कैसे हम पीएच को यूज कर रहे हैं। पहला इन आवर डाइजेशन, देखो जब भी होली दिवाली पे दशहरे पे कुछ ज़्यादा खा लो तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, कहीं फ्री का मिले तो मतलब है, पता कैसे चलेगा? हाँ, शादी में गए, पता कैसे चलेगा? थोड़ी 1-2 दिन तो फूड पॉइजनिंग हो ही जाए, ठीक है। तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिड ज़्यादा पेट रिलीज करने लगता है क्योंकि उसको खाना पचाना है। उल्टा बोल दिया क्या? कोई बात नहीं। स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। मान लो आपने ज्यादा खाना खा लिया है तो ज्यादा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज होगा, ठीक है। अगर एसिड ज्यादा रिलीज होने लग जाए पेट में किसी भी कारणवश, ठीक है, तो उसको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी एसिड, क्योंकि एसिड ज्यादा हो गया है। एसिड का रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? बेस से। एसिड का रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? बेस से। एसिड का बेस से अगर हमने रिएक्शन कराया तो वो अंदर ही अंदर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो stomach has acidic medium due to secretion and that helps to digest our food. At the time when we suffer from indigestion,
which also leads to excessive acid formation in the stomach. We feel uncomfortable to neutralize the effect of excessive acid, है ना. हम एंटी एसिड यूज करते हैं which is basic in nature, जो कि basic in nature है. The anti acid neutralizes the excessive acid present and give relief to a person. हम एंटी एसिड जो भी डाइजीन है, इनो है, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्या करता है, पेट में जो एक्सेसिव एसिड है उसके साथ जाके रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है. तो टेम्परेरी रिलीफ तो दे देता है, परमानेंट नहीं. अगर एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है फिर डॉक्टर के पास निकल लो, दिन भर इनो पीने की जरूरत नहीं. ठीक है. एंटी एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉमनली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH टू द होल ट्वाइस, ये हम यूज करते हैं एज अ एंटी एसिड. और क्या यूज करते हैं साथ में, CaOH टू द होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं. CaOH टू द होल ट्वाइस इसको हम यूज कर सकते हैं. और साथ में क्या यूज कर सकते हैं बेटा, हम साथ में यूज कर सकते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा में प्रेजेंट होता है. बेकिंग सोडा ही कहते हैं बेसिकली, कॉमन नाम कहते हैं इसका बेकिंग सोडा. ये भी यूज कर सकते हैं हम, है ना. क्योंकि मेनली जो इनो होता है वो इनो के अंदर मेन कंटेंट बेकिंग सोडा होता है. NaHCO3 होता है, ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है पानी में. देन कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बेसिकली यूज करते हैं. एंटी एसिड क्या काम करता है वो, एंटा मतलब हो गया यहाँ पे एंटी, किसके एंटी है बेटा, वो एसिड के, एसिड के अगेंस्ट में, एसिड के अगेंस्ट में है. जैसे वायरस होता है, वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस, तो एंटी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है अगेंस्ट में. ठीक है, अगेंस्ट में. ठीक है. चलो, पीएच चेंज कॉज द टूथ डिके. देखो जैसे हमारा माउथ है, हमारे माउथ में ढेर सारा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है रात भर में. जब भी हम कोई भी शुगर वाली चीज खाते हैं, है ना, जब भी कोई चीज ज्यादा खा लेते हैं खाना ऐसे, तो माउथ में बहुत ज्यादा शुगर ये सब खाने के टाइम पे वहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं. तो माउथ का जो पीएच है, बेसिकली जो माउथ का पीएच रहता है वो 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए. 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए. 5.5 से ऊपर रहेगा तो चलेगा. तो जैसे बैक्टीरिया अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करने लग जाएगा तो हमारे मुंह से स्मेल आने लग जाएगी और माउथ का पीएच एसिडिक हो जाएगा और दांत खराब हो जाएंगे. क्योंकि हमारे जो दांत की ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन, इनेमल. इनेमल एक कैल्शियम फॉस्फेट की एक लेयर होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की एक लेयर होती है, वो हमारे दांत के ऊपर रहती है. इसीलिए डॉक्टर या डेंटिस्ट से कभी भी सुना होगा कि दांत ब्रश बहुत जोर से नहीं घिसता है, घिसना नहीं चाहिए ब्रश को ज्यादा, क्योंकि जो ऊपर वाला इनेमल लेयर है, वो इनेमल लेयर अगर निकल जाएगा तो दांत जो है वो अगर सारा घिस गया ऐसे ऊपर, तो आपका जो दांत है वो मतलब इजीली एसिड आएगा, उससे रिएक्शन करेगा. क्योंकि ऐसे तो आप खट्टा भी बहुत ज्यादा खा रहे हो या मसालेदार चीजें खा रहे हो, उन सब के अंदर खट्टापन होता है. खट्टेपन से जो एसिड रहता है वो आपके दांतों से रिएक्ट करेगा. ये जो सॉल्ट जो बेस है वो रिएक्शन करेगा एसिड के साथ और दांत पूरे खराब हो जाएंगे. तो इनेमल की लेयर को ज्यादा घिसना नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं, डेंटिस्ट का भी सुनना बताएगा. ठीक है, सुनो. तो यहाँ पे हमारे पास जो इनेमल की लेयर है, अगर मान लो जैसे नहीं छोटे बच्चे रहते हैं, चॉकलेट वॉकलेट ज्यादा खा लेते हैं, उनके दांत देखिए कैसे काले हो जाते हैं. तो जो चॉकलेट लगी रहती है, जो शुगर रहता है, शुगर क्या करता है, एसिड रिलीज माउथ में एसिड बना देता है. एसिड जैसे ही वो मुंह में बनाएगा तो हमारे पास जो एसिड है वो इनेमल की लेयर को खा जाता है, इनेमल की लेयर को गायब कर देता है. तो जो दांत है वो बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है. ठीक है, तो जो इनेमल की लेयर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो पीएच है वो पीएच हमेशा 5.5 से ऊपर रखना पड़ेगा. पीएच क्या रखना पड़ेगा बेटा, 5.5 से ऊपर रखना पड़ेगा. पीएच 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए. पीएच 5.5 से नीचे चला गया मतलब पूरा का पूरा माउथ क्या हो गया बेटा, एसिडिक हो गया. ठीक है, पूरा का पूरा माउथ क्या हो गया बेटा, एसिडिक हो गया. जैसे ही पूरा माउथ एसिडिक हो जाएगा हमारा पूरे दांत खराब हो जाएंगे. तो उससे बचने के लिए जो टूथपेस्ट है वो हमको 2 बार, है ना, एक बार सुबह और एक बार रात में खाना खाने के बाद यूज करना चाहिए. क्यों, क्योंकि जो ऊपर का जितना भी लेयर है, एसिडिक नेचर है पूरे माउथ का, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. जितना भी माउथ में प्रेजेंट एसिड है वो पूरे के पूरे एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर देता है बेटा, टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज कर देता है. क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है. टूथपेस्ट कैसे नेचर का होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है. डन. तो टूथपेस्ट स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ आवर माउथ fall below 5.5. This happens due to the acid released by the bacteria while breaking the sugar down into the mouth. जो हमारे माउथ में शुगर है उसको ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया. Contains a mild base neutralized such as our mouth to prevent enamel form getting corroded due to the acid. तो एसिड के थ्रू जो हमारा इनेमल का लेयर है ना, क्योंकि इनेमल बताया कैल्शियम फॉस्फेट होता है, उसको वो खराब हो जाता है. उसको बचाने के लिए
उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। देन एनिमल एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच एज वेल। देखो हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है बिटवीन 7 से लेके 7.5। हमारा जो ब्लड है, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है। ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है उसका पीएच कितना है बेटा? 7.4 समथिंग मानते हैं, 7.4 मानते हैं, लेकिन वो एडजस्ट होता रहता है 7 से लेके 7.58 तक के बीच में, रोज ऐसे नहीं होता। सोचो आप तो कितना सारा खट्टा खा लेते हो, कितना ज्यादा मतलब बेसिक सब्सटेंस भी पी ले रहे हैं, तब भी हमारे ब्लड का जो पीएच है वो हमेशा 7.4 के समथिंग ही रहता है या इसी रेंज में रहता है। कभी पीएच ऐसे नहीं सुना होगा ब्लड का कि ब्लड पूरा एसिडिक हो गया या ब्लड बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी भी सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा? बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका पीएच थोड़ा सा भी पानी ऐड करने पे या थोड़ा पानी रिमूव करने पे, वैसे तो ऐड करना ही है उसमें, थोड़ा बहुत पानी ऐड करने पे भी किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच चेंज ना हो, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बफर सॉल्यूशन कहते हैं। डन, समझ में आ गया क्या कहते हैं बेटा ऐसे सब्सटेंस को? तो ब्लड एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। ब्लड क्या बेटा? एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। कितना भी खा लो, कितना भी कुछ कर लो, ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। डन, समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी जो है, इसीलिए लिखा है ना, हमारी बॉडी का जो पीएच है वो 7 से लेके 7.8 तक के बीच में वेरी करता है। ऑल लिविंग बीइंग वो पीएच से बहुत सेंसिटिव है। जैसे हमारी आंखों में ऐसे मान लो हम आई ड्रॉप डाल रहे हैं, तो ऐसे हमारी आंखों के जो लैक्राइमल फ्लूइड है, आंखों में जो आंसू आता है ना, ये जो लिक्विड आता है, इसकी ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड का पीएच फिक्स है। इस फ्लूइड का पीएच क्या है बेटा? फिक्स है। अगर तुम सोचो कोई पुरानी वो आई ड्रॉप डाल दो जो एक्सपायर हो गया है, पुराना आई ड्रॉप क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि पुराने आई ड्रॉप का पीएच चेंज हो जाएगा। जो पीएच हमारी आंखों के फ्लूइड का है, वही पीएच का ड्रॉप हम अपनी आंखों में डालते हैं। अगर उससे ज्यादा का डाल दिया या उससे कम का डाल दिया तो हमारी आंख खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पीएच चेंज हो गया। मान लो हमारी आंखों का जो पीएच है वो हल्का सा एसिडिक है, ऐसा मान लो। हल्का सा कैसा है बेटा? एसिडिक है। मान लो आपके पास जो रखा हुआ है आई ड्रॉप, वो एक्सपायर 1-2 साल, वो उसका पीएच चेंज हो गया, उसका पीएच मान लो 8 हो गया, 8.5 हो गया, तो आपकी आंखों के जो लिक्विड है उसके साथ वो एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे। पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज, जो पीएच रहेगा उसका रेंज अलग अलग हो जाएगा, तो हमारी आंखें रेड हो जाएंगी या खराब हो जाएंगी, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। ईयर ड्रॉप भी डालता है, ईयर ड्रॉप का भी सेम फंक्शन है। जो पीएच रहता है वो पीएच को मेंटेन करके डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे तो क्या कर रही है उसको? सेम रहते हैं, डिफरेंट नहीं, सारे ह्यूमन बॉडी का लगभग सेम रहता है, एक्सेप्शन केसेस है सबकी, सारे ह्यूमन बॉडी का लगभग सेम रहता है। कोई किसी को कम सुनाई देता। अरे वो उससे थोड़ी मतलब है। ए जब क्या बात कर रहे हो लोग? इधर प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होता है ना। जैसे एसिड रेन अगर कहीं पे हो जाए तो मिट्टी का पीएच चेंज हो जाता है। मिट्टी का पीएच चेंज होगा तो प्लांट जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही ग्रो करता है। लेकिन जैसे ही अगर मिट्टी का पीएच चेंज हुआ तो जितने भी प्लांट है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारे पास नदी है, नदी में भी अगर ढेर सारा एसिड रेन चला गया या कंपनी से डिस्चार्ज हो रहा है, इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज हो रहा है वेस्ट, वो एसिडिक वेस्ट अगर पानी में चला गया तो सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे बेटा? खत्म हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जो फार्मर होता है, मतलब जो खेत होता है उसमें एसिड बहुत ज्यादा आ गया, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए फार्मर क्या करता है बेटा? CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो केमिकल्स है इन केमिकल्स को खेत में छिड़क देता है, जिससे कि एसिड और बेस का जो पीएच है वो जो एसिड है उसके पीएच को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बेस से रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे हो जाएगी। डन। नेक्स्ट, हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं नदी के अंदर या तालाब के अंदर, अगर उनका पानी एसिडिक हो गया, मछली और ये सब मर जाएंगे, और उनको बचाने के लिए भी हम पानी के अंदर बेस मिला सकते हैं, एसिड बेस को न्यूट्रल करके हम ऐसे एक्वेटिक लाइफ को बचा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, जो एनिमल होता है जैसे बी हो गया, वॉस्प हो गया, एंट हो गया, और क्या बोलते हैं नेटल स्टिंग हो गया, इन सब के जैसे नेटल स्टिंग की पत्ती जो होती है उसमें बेसिकली क्या होता है? मेथनोइक एसिड होता है। वास्प जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है बेटा? एक बेस होता है, एसिड नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है? बेस। एंड और जो बी होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा? उसके अंदर मेथनोइक एसिड होता है। ये सब अपने अंदर एसिड कैरी करके चलता है,
वो एसिड आता है किसी भी इंसान को, मतलब वो बी आती है, वो किसी भी अगर इंसान को काट रही है तो अपने डंक में से एसिड छोड़ के बॉडी में चली जाती है। वो जो एसिड है वो ब्लड के साथ, मतलब वो जो एसिड है वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ब्लड में चला जाएगा, वहां पे देखते हो थोड़ा सा फूल जाता है। क्यों फूल रहा है? क्योंकि बॉडी उसके लिए क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। बॉडी क्या कर रही है बेटा, रिस्पॉन्स कर रही है। तो जैसे एसिड यहाँ पे आया तो वो करते क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट अगर आपने घिस लिया, सोडियम, हाँ बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, टेंशन मत ले। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मान लो आपने यहाँ पे घिस लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा अगर आपने यहाँ पे घिस लिया तो आपको इफेक्ट जल्दी मिल जाएगा। ये भी कहा जाता है कि जो लोहा, जो जंग लगा हुआ लोहा है वो भी आप घिस सकते हो। क्यों? क्योंकि जंग लगा हुआ जो लोहा है, मतलब Fe2O3, ये क्या है बेटा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एक प्रकार का बेस होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है बेटा, एक प्रकार का बेस होता है। तो जो जंग लगा हुआ लोहा है वो भी आप घिस सकते हो। ऐसे ये स्टील का ग्लास नहीं घिस लेना, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो जंग लगा हुआ, अब वो कहाँ ढूंढने जाओगे? बेकिंग सोडा तो घर पे मिल भी जाएगा, दुकान पे मिल जाएगा। भाई रोज खाना खाना नहीं, कबाड़ी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ऐसे, मतलब अरे जंग लगी बिल्ली घिस लो यार, वो निकालना पड़ेगा। नहीं कहीं पड़ी होगी तो भाई तो बोलते रोज का वो कबाड़ी क्या पड़ी रहती है। चलो बिच्छू जिंदा था पहले। अरे काट दिया मैंने लगी बिच्छू काटा, तुमको पता सुधरा? हाँ बोलो। अरे तू काट दिया जरा, तूने तो नहीं काटा बिच्छू वापस, साले काट के कैसे ले जा। बिच्छू ने सुखाड़ा, इसने बिच्छू काट लिया, सब बराबर। अब बिच्छू तो पक्का ही मर जाएगा। टिट फॉर टैट। भाई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सांप काटे तुम सांप को काट लो, साले हिम्मत कैसे हुई काटने की, इधर आ। अरे वो एक बच्चे ऐसा करते, एक मैंने न्यूज़ देखी थी। तूने वो नहीं अपने बचपन में देखी होगी। जीवन का असर हो गया, न्यूज़ देखने लगा। आज तक पे डांस करते हैं। ये दोनों साथ में बैठ के देख रहे हैं, ये न्यूज़ देख लेता है, न्यूज़ का गाना तो डांस कर लेता है। इन दोस्ती समझ रहा क्यों हो रही है। हाँ बेटा बोल। अब क्या बेइज्जती कर रहा हूँ क्या? तेरे को पहले नहीं समझ में आया? अरे बोल चलो रहने दे। सुनो बेटा इधर, तो अपने को जब भी कोई ऐसे मिथेनोइक एसिड रिलीज करके जाएगा, कोई भी पेड़ में से ऐसे पत्ता, नेटल स्टिंग, ऐसे कोई मधुमक्खी चींटी काट के जाएगी तो मिथेनोइक एसिड छोड़ के जाएगी। और मिथेनोइक एसिड का अपन क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन किससे करा देंगे, रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। जब भी मैं वास्प काट के जाएगा, ठीक है, जब भी वास्प स्टिंग करेगा तो वास्प जब भी स्टिंग करता है तो वो एक प्रकार का बेस छोड़ के जाता है। क्या छोड़ के जाता है बेटा, एक प्रकार का बेस। उस बेस को किससे रब करेंगे बेटा, विनेगर से। विनेगर से रब कर लेंगे, वो बेस रिएक्शन करेगा विनेगर के साथ, तो वो एसिड बेस आपस में मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बना लेंगे। इधर जब भी नेटल स्टिंग, नेटल का प्लांट होता है, उसके जो पत्ते में ऐसे उसमें जो कांटे लगे रहता है, वो ऐसे अपने को डंक ऐसे लग जाए अगर उसके कांटे, तो उसके बगल में एक डॉग प्लांट होता है। नेटल लीफ के, नेटल प्लांट के बीच में क्या, बगल में क्या होता है बेटा, एक डॉग प्लांट। डॉग प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो एक प्रकार का उसके अंदर बेस होता है। डॉग प्लांट के पत्ते में क्या होता है बेटा, एक प्रकार का बेस। तो जैसे ही नेटल लीफ की स्टिंग अपने को ऐसे लगी, नेटल की लीफ स्टिंग जैसी अपने को लगी, तो वहां पे एसिड छोड़ के जाएगी, यहाँ हाथ फूलने वाला है। तो जो डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट के पत्ते होते हैं, उस पत्ते को आप घिस लो, वहां पे एसिड बेस रिएक्शन करके वहीं न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सूजन जो होगी वो बहुत कम होगी, है ना। इसके बाद ये दिया हुआ है, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। जो नेचर है वो खुद न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन देता है। देन फिर ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये हम कल करेंगे, ठीक है। लिखने वाला पार्ट भी देख लो, टाइम कितना बचा उस हिसाब से लिखेंगे, नहीं बाकी सब कल। ये मजाक उड़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।